नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिंस कोचिंग क्लासेज के द्वारा ये जो है एग्ज़ाम तक चैनल चलाया जा रहा है। आपका भरपूर प्यार जो है हमें मिल रहा है। इसी तरह से आप हमें सहयोग देते रहिए और हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे सहयोग से आप भी निरंतर जो है आगे बढ़ते रहिए। आज का टॉपिक है अपने पास मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का 5वां भाग जो है आज अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। रक्त परिसंचरण तंत्र की जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला रक्त, जिसके बारे में अपन ने बात की। दूसरा है अपने पास रक्त वाहिनियाँ या रक्त नलिकाएं, और तीसरा जो भाग है हमारा हृदय। ये 3 चीज़ें जो हैं किसी भी परिसंचरण तंत्र को बनाने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। इन तीनों में से रक्त हम जो है पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ। तो देखिए, रक्त वाहिनियाँ का मतलब रक्त वाहिनियाँ कह सकते हैं, रक्त नलिकाएं कह सकते हैं। रक्त वाहिनियों का मतलब जिनमें रक्त बहता हो या जो रक्त ले जाने का कार्य, लाने का कार्य करती हो, उनको हम कहेंगे रक्त वाहिनियाँ। तो मानव के शरीर में मुख्य रूप से 3 तरह की हमें रक्त वाहिनियाँ देखने को मिलती हैं। पहली है हमारे पास जिसे अपन कहते हैं धमनी या आर्टरीज। दूसरी है जिसे अपन कहते हैं शिरा, वेंस, और तीसरी है हमारे पास केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज। ये 3 प्रकार की जो हैं रक्त वाहिनियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब इन तीनों के बारे में हम केवल उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जिनके बारे में जनरली एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास धमनी। अब देखिए, धमनी को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि आपको धमनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं कि ये हैं हमारे फेफड़े। ये माना कि हमारे क्या हैं, फेफड़े हैं। और रक्त को पंप करने के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा हृदय है। जैसा कि अपन जानते हैं कि हमारा हृदय जो है वो 4 कक्षीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय है। और ये मान लेते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग। इन 3 चीज़ों के बेसिक डायग्राम से आपको ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, धमनी का मतलब क्या हुआ? धमनी का मतलब ये हुआ कि जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती हो। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये हमारा हृदय है, तो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का जो कार्य करती हैं, उन्हें हम कहते हैं धमनी। तो धमनी के संदर्भ में यह बात ध्यान में रखिए कि धमनी का मतलब हुआ कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं को हम क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे। तो कायदे से जो है ये हो गई हमारे पास धमनी। तो ये करैक्टर जो है आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए कि जो धमनियां होती हैं, धमनियों के अंदर जो रक्त बहता है वो हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। ये भी बात आप ध्यान में रखिए, शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीकृत जो रक्त है वो धमनियों में बहता है। फिर तीसरा बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि यहां एक अपवाद आपको और देखने को मिलेगा, जिसको अपन कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। तो ये अपवाद स्वरूप है, अपवाद फुफ्फुसीय धमनी, ये धमनियों का अपवाद माना जाता है, क्योंकि जनरली अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी धमनियां हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीकृत रक्त बहता है। लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये अशुद्ध रक्त बहता है।
तो अशुद्ध रक्त जो है वो फुफ्फुसी धमनी में बहता है, ये धमनियों का अपवाद मानी जाती है। इसके बाद देखिए एक बिंदु अपने को और भी ध्यान में रखना है कि जो धमनियां होती है उनकी जो गुहा है वो सक्रिय होती है, गुहा जो है वो सक्रिय होती है और इनका व्यास जो है वो कैसा होगा, कम होगा। तो व्यास जो है इनका कम होता है और व्यास कम होने के कारण इनकी जो गुहा है वो कैसी होगी, सक्रिय होगी। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनको आपको धमनी के बारे में ध्यान में रखना है। दूसरी जो है यहाँ पर अपने को एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि विशेष रूप से हम केवल उन्हीं बातों को नोट कर रहे हैं जिनको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ज्यादा विस्तार से अपन यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। सबसे बड़ी जो है वो धमनी कौन सी है, तो कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो जैसा नाम से पता लग रहा है कि सबसे जो बड़ी धमनी है वो है महाधमनी। तो सबसे बड़ी जो धमनी है वो कौन सी है, महाधमनी। तो वापस देख लीजिए कि यहाँ धमनियों के बारे में अपन ने देखा, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त वाहिका को हम क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे। धमनियों में जो है हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और धमनियों का जो व्यास है वो कम होता है। धमनियों के अंदर अगर हम देखें तो रक्त जो है वो अधिक दबाव के कारण बहता है और धमनियों में जो है सामान्यतया क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। और शरीर की जो सबसे बड़ी जो धमनी है उसको हम कहेंगे महाधमनी। और अपवाद स्वरूप एक आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे शरीर की जो फुफ्फुसीय धमनी है, पल्मोनरी जो आर्टरीज है, उसके अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये था धमनियों के बारे में। दूसरी जो है हमारे पास रक्त वाहिनियां हैं जिन्हें हम कहेंगे शिरा या वेन्स। तो शिरा या वेन्स के बारे में देखिए, शरीर के अंगों से, जैसे यहां पर देखिए, शरीर के अंगों से रक्त को एकत्र कर हृदय तक लाने वाली जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनको अपन कहेंगे शिरा। तो जैसे यहां से आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को लेकर आती है, एकत्र करती है और कहां पर लेकर आती है, हृदय में लेकर आती है। तो ऐसी रक्त वाहिनियों को अपन क्या कहेंगे, ऐसी रक्त वाहिनियों को हम कहेंगे शिरा। तो ये शिराएं होती हैं। फिर दूसरा बिंदु ध्यान में रखना है, जैसे कि अब यहां अपन ने देखा था कि धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, इसका मतलब यहां जो रक्त बहेगा वो कौन सा बहेगा, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का मतलब कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती हो, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम पाई जाती हो, तो ऐसे रक्त को अपन बोलेंगे अशुद्ध रक्त। तो शिराओं के अंदर जो है वो अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अपवाद स्वरूप यहां पर भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अपवाद स्वरूप अगर अपन देखें शिरा के लिए, तो शिरा में देखिए, शिरा का जो अपवाद है वो है अपने पास फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, जो फुफ्फुसीय शिरा है उसके अंदर सामान्यतया शुद्ध रक्त बहता है। तो ये दोनों बातें जो हैं वो आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, क्योंकि अपवाद जो हैं ज्यादातर कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, धमनी का जो अपवाद है वो फुफ्फुसीय धमनी है। बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा के अंदर जो है शुद्ध रक्त बहता है। इसके अलावा आपको यह भी बात ध्यान में रखनी है कि जो फुफ्फुसीय शिराएं हैं इनका व्यास अगर अपन देखें तो इनका व्यास जो है वो बहुत अधिक होता है। इनका व्यास जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि धमनियों का व्यास जो है वो कम होता है। तो इस प्रकार से यहां अपने शिराओं के बारे में देखा, धमनी के बारे में देखा। अब अपन बात करेंगे केशिकाओं के बारे में। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी धमनियां हैं, जैसे महाधमनी जो है वो धमनियों में बटेगी और धमनी जो है वो आगे जाके छोटी छोटी रक्त नलिकाओं में बटेगी। इसी प्रकार से जो शिरा है, महाशिरा है, वो
अनेक शिराओं में बटेगी, फिर वो शिरिकाओं में बटेगी और ये आपस में जुड़कर एक जाल का फॉर्मेशन करेगी। तो लास्ट में जाकर जो है ये बहुत अपने बाल के आकार की जो है बहुत बारीक बारीक जो है नलिकाएं बन जाती हैं। उन्हीं नलिकाओं को जो है हम कहते हैं केशिकाएं या कैपिलरीज, जो शिराओं और धमनियों को जोड़ने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से यहां अपन ने रक्त परिसंचरण तंत्र के रक्त वाहिनियों के बारे में, यानी कि धमनी के बारे में, शिरा के बारे में और केशिकाओं के बारे में देखा। इसके बाद जो है आज अपन बात करेंगे थोड़ी सी हृदय के बारे में। तो यहां पर देखिए, हृदय को अगर अपन देखें तो हृदय जो है मानव शरीर में बाईं ओर पाया जाता है और ये हल्का सा बाईं ओर झुका रहता है। अगर हम इसको एक सिंपल डायग्राम के द्वारा देखें तो यहां आप देख सकते हैं हृदय के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा अपन यहां पर यह भी देख लेते हैं कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो बेसिकली दो प्रकार का माना जाता है। पहला खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है कि खुले का मतलब यह हुआ कि ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त जो है वो बंद नलिकाओं में नहीं बहता है, बल्कि खुले जो बड़े बड़े कोटर होते हैं उनमें बहता है। उन खुले कोटरों को हम बोलते हैं हीमोसील। तो इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है वो मोलस्का और कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाया जाता है, कीटों के अंदर पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो खुला जो परिसंचरण तंत्र है वो किस में पाया जाता है, कौन से संघ हैं? तो संघ जो है वो हमारे पास है मोलस्का और दूसरा जो है हमारे पास कुछ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा में, और अधिकांशतया जो है कीटों में इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है कि जब रक्त जो है वो बंद रक्त वाहिनियों में बहता है और ये रक्त वाहिनियां कहीं पर भी खुली नहीं होती है, तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को अपन कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। तो इनके अलावा जो है अधिकांश प्राणियों के, जैसे हमारे अंदर, मानव के अंदर, केंचुए के अंदर और जितने भी ज्यादातर प्राणी हैं उनके अंदर इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो परिसंचरण तंत्र जो है वो दो प्रकार का हुआ, एक खुला और दूसरा बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, इसके अलावा जो परिसंचरण तंत्र है वो यहां अगर हम इसको और भी देखें तो परिसंचरण तंत्र जो है वो तीन प्रकार का अपन देखने को मिलेगा। एकल परिसंचरण तंत्र और दूसरा दोहरा परिसंचरण तंत्र और तीसरा अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। एकल परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या हुआ कि रक्त को हृदय, शरीर का एक पूरा चक्कर काटने के लिए अगर हृदय में केवल एक बार आना पड़े तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को अपन बोलेंगे एकल परिसंचरण तंत्र। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये कहां मिलेगा, जो मछलियां होती हैं, मछलियों के अगर हम हृदय को देखें तो मछलियों का जो हृदय है वो सिंपल जो है जिसमें एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है। एक केवल आलिंद होगा और एक क्या होगा, निलय। तो यहां अगर मान लेते हैं कि ये भाग जो है वो आलिंद है, ये मान लेते हैं ये आलिंद है और ये भाग जो है मान लेते हैं निलय है, ये भाग जो है अपन मान लेते हैं निलय है। तो इनके शरीर में केवल एक आलिंद हुआ और एक निलय हुआ। अब यहां पर हमेशा ध्यान में रखिए कि जो आलिंद होता है उसका मुख्य कार्य होता है रक्त को शरीर से एकत्र करना। तो आलिंद भाग जो है वो क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्र करता है। ये रक्त जो है यहाँ ऑक्सीकृत होकर यहाँ पर आता है। आलिंद से रक्त जो है वो कहाँ जाएगा, निलय में जाएगा, और निलय जो है वो हमेशा रक्त को पंप करता है। तो यहाँ से जब निलय जो है रक्त को जब पंप करता है तो यहाँ इनको ऑक्सीकृत होने के लिए गिल्स के पास भेज दिया जाता है और उसके बाद जो है ये ऑक्सीकृत होने के बाद रक्त जो है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है।
तो इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है, उस परिसंचरण तंत्र को अपन बोलते हैं एकल परिसंचरण तंत्र, जो ज्यादातर मछलियों में देखने को मिलता है। अगर हम उभयचर प्राणियों की बात करें, उभयचर प्राणियों का मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्राणी जो जल में भी रहते हों और स्थल पर भी रहते हों। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास मेंढक। अगर हम मेंढक के हृदय की बात करें तो मेंढक का जो हृदय है, मान लेते हैं कि ये मेंढक का हृदय है, तो ये मेंढक का हृदय जो है उसके अंदर कोष्ठों की अगर हम संख्या की बात करें तो 2 आलिंद और 1 निलय होता है। यानी ऊपर वाले जो चेंबर होंगे वो आलिंद होंगे, तो ये आलिंद वाला भाग हो गया, 2 आलिंद होंगे और 1 निलय होगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि आलिंद जो है वो रक्त को एकत्र करने का कार्य करते हैं, यानी कि इनमें रक्त जो है वो यहां आएगा, ये इस प्रकार से। तो एक जो बायां आलिंद वाला भाग है, इधर शुद्ध रक्त आता है और इधर जो है अशुद्ध रक्त आता है। ये मान लेते हैं अशुद्ध रक्त है। तो एक तरफ शुद्ध रक्त है और एक तरफ अशुद्ध रक्त है। यहां दाएं और बाएं आलिंद का जो रक्त है वो दोनों जो है वो कहां आते हैं, एक साथ निलय में आते हैं। इसलिए यहां जब निलय में यह रक्त आता है तो दोनों ही रक्त जो है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है वो दोनों ही यहां मिश्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है उसको अपन कहते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो तीसरे प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र अगर अपन देखें तो देखिए इसको यहां यूं समझ सकते हैं कि जो कोर्डेट्स प्राणी हैं, जैसे मानव की अगर अपन बात करते हैं तो मानव का जो हृदय है उसके अंदर जो है कक्षों की संख्या जो है वो 3 ना होकर कितनी होती है, 4 होती है। तो ये मान लेते हैं कि जैसे मानव का हृदय है और यहां कक्षों की संख्या जो है वो कितनी है, 4 है, जिसमें 2 आलिंद हैं और 2 क्या हैं, निलय हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि रक्त को शरीर का पूरा एक चक्कर काटने के लिए हृदय में कितनी बार आना पड़ेगा, 2 बार आना पड़ेगा। इसलिए हम इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ये जो है परिसंचरण तंत्र भी आपको ध्यान में रखना है कि एकल परिसंचरण तंत्र जो है वो ज्यादातर मछलियों में पाया जाता है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है वो मेंढक में पाया जाता है, और जो इसके अलावा जो है मानव है उनके अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब इसके अलावा आज हम कुछ हृदय के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि जो है ये बात आपको रटनी ना पड़े, पढ़ने से आपको समझ में आ जाए। तो हृदय के बारे में कुछ हम बेसिक बातें यहां देखेंगे। पहली बात देखिए कि हमारा हृदय जो है आखिरकार बॉडी में कहां पाया जाता है, ये बात कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो हमारा हृदय है, ये हमारा हृदय जो है पाया जाता है वक्षीय गुहा में। कहां पर पाया जाता है, वक्षीय गुहा में। हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर के अंदर जो है 3 प्रकार की गुहाएं देखने को मिलेगी। जो चेस्ट वाला भाग है इसको अपन बोलेंगे वक्षीय गुहा, चेस्ट के नीचे वाला जो भाग है इसको अपन बोलेंगे उदरीय गुहा, और चेस्ट के नीचे, उदर के नीचे वाला जो भाग है उस भाग को कहा जाएगा पेल्विस गुहा। तो यहां पर देखिए जो हृदय है, मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया जाए कि मानव हृदय जो है वो कहां या किस गुहा में पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मानव हृदय जो है वो वक्षीय गुहा में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए कि हमारा हृदय जो है वो बाईं ओर जो है वो जुड़ा रहता है, झुका रहता है। अब देखिए कैसे, अब यहां बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई दायां कौन सा है और बायां कौन सा है। तो इसको यूं समझिए कि इस प्रकार से जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा ये भाग जो है वो कौन सा हुआ, दायां, और ये भाग कौन सा हुआ, बायां। अगर मैं यहां अपना हृदय बनाता हूं तो इसका मतलब बाईं ओर कौन सा हुआ, इधर। तो ये देखिए जैसे मैं ये घूमता हूं साइड चेंज हो जाती है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम मानव हृदय की बात करें तो ये हृदय हो गया इस प्रकार से। ये अगर मैं अभी यहां सीधा बता रहा हूं, ये मान लीजिए ये वाला भाग, ये इसके आलिंद वाले भाग हो गए, ये इस प्रकार से।
और ये जो बड़े चैम्बर हैं ये नीले हैं। ये हृदय इस प्रकार से है। अब इसका मतलब बाईं ओर का मतलब कौन सा हुआ, ये बायां। तो ये हमारा जो हृदय है वो हल्का सा आपको किधर की ओर झुकाना है, इस साइड की ओर झुकाना है। तो ये इस प्रकार से हमारा हृदय पाया जाता है। इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से बाईं ओर मोड़ देते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये भी कहीं कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा हृदय का जो आकार है वो शंकु के समान है या हृदयाकार है। जो प्रत्येक व्यक्ति का जो हृदय है उसका जो हाथ होता है उसकी जो ये हथेली होती है लगभग इसके बराबर होता है। इसके अलावा हृदय जो है वो भीतर से खोखला होता है और इस हृदय के अंदर जो है हमें 4 कक्ष दिखाई देते हैं। तो याद रखिए कि यहां कक्षों के संदर्भ में भी अपने को एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो मछलियां हैं, मछली जो है उनका हृदय कितने कक्षीय हैं, अभी मैंने बताया 2 कक्षीय, जिसमें एक आलिंद और एक निलय। जो उभयचर हैं, उभयचर जैसे उदाहरण अपन ने देखा था मेंढक, तो मेंढक का जो हृदय है वो कितने कक्षीय होता है, 3 कक्षीय। और 3 में से अभी मैंने कहा था तो कि 2 आलिंद हैं और एक निलय। और जो सरीसृप आते हैं, सरीसृप का मतलब जो रेंग कर चलने वाले प्राणी हैं, जैसे छिपकली हैं, सांप हैं, इनका हृदय जो है वो कितने कक्षीय होता है, तो इनका हृदय भी जो है वो 3 कक्षीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और एक निलय पाया जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान में रखिए कि जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ जो है वो इसका अपवाद माना जाता है और मगरमच्छ का हृदय जो है वो 4 कक्षीय होता है, जिसमें 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 जो है क्या पाए जाते हैं, निलय पाए जाते हैं। तो 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। और मानव का जो हृदय है, मानव का जो हृदय है वो होता है 4 कक्षीय। तो मानव का हृदय जो है वो कितना कक्षीय होगा, 4 कक्षीय, जिसमें ऊपर वाले जो कक्ष हैं जो छोटे होते हैं जिनको हम कहते हैं आलिंद कक्ष, और नीचे वाले जो चैम्बर काफी बड़े होते हैं जिनको कहा जाता है निलय कक्ष। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आखिरकार हमारा हृदय जो है वो क्या कार्य करता है, तो जैसे अपन ने यहां पर देखा था कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, रक्त से, रक्त वाहिनियों से और हृदय से। तो हृदय जो है वो पंपिंग ऑर्गन की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार हम पानी की मोटर से पानी को ऊपर की मंजिल तक चढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो है यहां हमारा हृदय जो है वो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, हमारे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो ये छोटा सा दिखने वाला जो हृदय है, अगर हम इसकी एक मशीन बनाए, एक मोटर बनाए, तो इसकी कैपेसिटी को अगर हम नापना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो हृदय है वो लगभग 30 फीट तक ऊंचाई, 30 फीट की ऊंचाई तक ब्लड को पंप करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये जो है वो पंपिंग ऑर्गन की तरह कार्य करता है। अगर हम देखें कि हमारा जो हृदय है आखिरकार इसका वेट कितना है, इसका भार कितना है, तो जनरली जो है एक व्यक्ति के हृदय का जो भार है वो 250 ग्राम से लगभग 300 ग्राम तक होता है। तो हृदय का जो वजन है वो लगभग 250 से 300 ग्राम तक होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हृदय का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं, तो हृदय का जो अध्ययन है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। तो हृदय का जो अध्ययन है, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हृदय के अध्ययन को हम बोलेंगे कार्डियोलॉजी, यानी हृदय विज्ञान कहा जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे हृदय स्पंदन दर की, तो ये प्रश्न भी जो है वो आपको जनरल नॉलेज का प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो हमारा जो हृदय है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय है, एक विश्राम अवस्था में, सामान्य अवस्था में 1 मिनट के अंदर जो है वो 72 बार धड़कता है। तो ये हो गई मानव के हृदय की स्पंदन दर। वयस्क में यानी कि हमारे अंदर, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो है 1 मिनट में ये जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं नवजात शिशुओं की, तो नवजात शिशुओं के अंदर जो है
ये हृदय की जो धड़कन है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो हो सकती है लगभग 1 मिनट में 80 से 100 बार। तो यानी 1 मिनट में इनका हृदय जो है वो 80 से 100 बार तक धड़कता है। तो इस प्रकार से हृदय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु यहां अपन ने देखें। इसके बाद आगे का जो है हम कल देखेंगे। तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।